हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका अचीवर्स कॉमर्स एकेडमी के अंदर फिर से स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है प्रोफेशन। यस स्टूडेंट्स, प्रोफेशन। पर ये टॉपिक हम स्टार्ट करें उसके पहले हम करेंगे रिवीजन किस चीज़ का? तो जो हमने ये चैप्टर के अंदर अभी तक पढ़े वो टॉपिक्स का। तो इस बार मैं अपने सामने से रिवीजन नहीं करने वाली, करूँगी, पर सबसे पहले आप अपने दिमाग को जोड़ दो कि भाई अभी तक हमने कौन से टॉपिक्स पढ़े। आप अपने दिमाग का ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। चलो तो करो कि कौन से टॉपिक्स देखें। और अगर कहीं पे आप अटक जाते हो, कोई डाउट होता है, तो आप मुझे बेझिझक कह सकते हो। आई विल मेक इट क्लियर डेफिनेटली। हाँ, ऐसा होगा कि अगर मेरा लेक्चर अगर हो रहा है कहीं पे गूगल मीटिंग पे 12th स्टैंडर्ड में या वैसे, तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई ना दे पाऊँ, पर मैं जैसे ही आपका मिस कॉल या मैसेज देखूँगी, आई विल डेफिनेटली मेक यू क्लियर। मैं अपना फीडबैक ज़रूर दूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखो, सोचो कि कौन से टॉपिक्स पढ़े, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने देखी थी। आप अपने बुक्स के पत्ते हैं वो घुमाओ, पहले खुद सोचो फिर घुमाओ। हाँ स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 3 तरह के पार्ट्स थे: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उसमें बिजनेस में हमने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखी थी, बहुत छोटी सी क्विक सी है वो याद करने की। फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स भी 2 तरह के थे: इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखे कि क्या थे, तो प्रॉफिट, वेल्थ और अदर्स ऑब्जेक्टिव्स देखा था। और सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मेन गोल होता है, वो एक ऑब्जेक्टिव होता है। फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फिर अदर सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सब देखा था ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। उसके बाद पढ़ा बिजनेस रिस्क के बारे में। बिजनेस रिस्क मेन 2 तरह के होते हैं: नेचुरल रिस्क एंड दूसरा मैन मेड रिस्क। नेचुरल रिस्क जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, और दूसरे मैन मेड रिस्क जो इंसानों द्वारा किए जाते हैं। फिर कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, यानी ये रिस्क है तो उसके पीछे के कारण क्या है, रीजंस क्या है, वो देखें। तो वो भी 6 तरह के थे। तो अब बारी है प्रोफेशन की, यानी प्रोफेशन क्या है, तो चलो वो देखते हैं। प्रोफेशन ये सेकंड मेन पार्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। यानी स्टूडेंट, सिंपल है कि प्रोफेशन के अंदर जो भी लोग जुड़े हुए होंगे ये फील्ड के अंदर, वो सब काम जो करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अपना जो भी काम करते हैं, तो उसके बदले में उनका मेन मोटो क्या होता है? पैसा कमाना। ठीक है, वो पैसे तो कमाते हैं, पर किस तरह के फॉर्म में? तो वो इन द फॉर्म ऑफ फीस। जैसे कि आपको पता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो कंसल्ट करते हैं पेशेंट्स को, पेशेंट्स की जांच करते हैं, तो उसके बदले में वो क्या करते हैं? फीस लेते हैं पेशेंट से। ठीक है, तो कोई भी इंसान ये प्रोफेशन के अंदर जुड़ा हुआ होता है तो वो उसको रिटर्न में फ़ीस मिलती है। ये एक दिमाग में क्लियर कर लो। फिर दूसरी चीज़ क्या, कि प्रोफेशन के अंदर जो भी इंसान होता है वो सब ने एक स्पेशलाइज नॉलेज होता है, स्किल होती है, उन्होंने अच्छी सी ट्रेनिंग ली होती है। उसके बाद रिस्पेक्टिव एसोसिएशन उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है कि हाँ, अब आप एलिजिबल हो, आप अपनी तरह से खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो प्रोफेशन है उसमें स्पेशलाइज नॉलेज, स्किल की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी पर्सन ऐसे कोई चीज़ कर सकता नहीं है। यानी कोई भी पर्सन सिर्फ अगर लॉयर की स्टडी है, ठीक है, LLB उसने किया है, तो अगर उसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्ज़ाम पास नहीं किया तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा केस लड़ने के लिए। ठीक है, वो अपनी खुद की प्रैक्टिस कर पाएगा नहीं, उसको सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है,
तो ये तो कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कि वो कोई भी पर्सन हो वो स्पेशलाइज नॉलेज वाला होता है, उसमें एक स्पेशलाइज स्किल होती है, ठीक है, पर्टिकुलर फील्ड की। डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर में उसने स्टडी किया होता है, उसको अच्छे खासा नॉलेज होता है, डीप नॉलेज होता है। फिर लॉयर है तो उसको वो फील्ड के बारे में अच्छा नॉलेज होता है, ठीक है। इस तरह के प्रोफेशनल्स होते हैं। फिर वो रिटर्न में यानी बदले में वो क्या चार्ज करते हैं, तो फीस चार्ज करते हैं। डॉक्टर पेशेंट से फीस लेगा, लॉयर अपने क्लाइंट्स हैं जिनके लिए वो केस लड़ता है उनके पास से वो फीस लेगा। फिर सीए है तो चार्टर अकाउंटेंट्स है तो वो भी अपनी फ़ीस लेते हैं अपने क्लाइंट से। तो ये दो चीज़ है कि स्पेशलाइज नॉलेज स्किल होना चाहिए, दूसरा फ़ीस लेते हैं, ठीक है। फिर ये इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, ये लोग अपने खुद से सर्टिफिकेट उनको मिला होता है तो खुद से अपनी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो चाहे तो अपना जो नॉलेज है उसको यूज़ करके कोई और जगह पे वो जॉब भी चाहे तो कर सकते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि डॉक्टर्स होते हैं वो अपनी खुद की हॉस्पिटल नहीं खोलते, पर सिविल हॉस्पिटल्स होती है उसके उधर वो जॉब करते हैं और उनके बदले में वो सैलरी लेते हैं। तो अपना जो नॉलेज है, ठीक है, उसको वो जॉब में भी काम करके उसका नॉलेज का यूज़ करते हैं और सैलरी कमाते हैं। तो ऐसा भी होता है, चाहे वो खुद की प्रैक्टिस ना करे तो भी चलता है। पर प्रोफेशन में आपको सर्टिफिकेट देते हैं अपने रिस्पेक्टिव एसोसिएशन। सीए को देता है आईसीएआई सर्टिफिकेट कि हाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर लॉयर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मिलता है कि अब आप लॉयर हो, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट डाउन करने का इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तब मैं आपको कहूँगी वो चीज़ें हाईलाइट करते रहना। और प्रोफेशन के अब आपको एग्जांपल्स तो पता चल ही गए होंगे कि कौन कौन प्रोफेशन के अंदर इंक्लूड्स होते हैं, ठीक है। ये सब प्रोफेशन के एग्जांपल्स है, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर और एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स के अंदर क्या आता है, तो एनीथिंग एल्स के अंदर आता है आर्टिस्ट हो, पेंटर्स होते हैं, ठीक है, मैजिशियन होते हैं। ये सब की भी अपनी खुद की कुछ ना कुछ स्किल्स होती है, ठीक है, नॉलेज होता है, तो वो लोग भी आते हैं प्रोफेशन के अंदर, ठीक है। पर पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली हम जो सर्टिफिकेट मिलता है उनको ही हम प्रोफेशन कहेंगे। इंजीनियर होता है तो इंजीनियर की भी स्पेशलाइज नॉलेज होती है भाई, ठीक है। अगर कोई सिविल इंजीनियर है तो उसे पता होता है कि किस तरह से बिल्डिंग्स बनाने, घर बनाना, ठीक है, कि कितना उसका स्ट्रक्चर किस तरह से फ्रेम करना, डिज़ाइन करना, वो सब कुछ उनको आता है। तो ये 3 बेहतर एग्जांपल्स हैं। चार्टर अकाउंटेंट भी बेहतर एग्जांपल है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ लाइन वाइज। पेज नंबर 5 निकालो अपनी अपनी बुक्स में। उसमें प्रोफेशन टॉपिक है, मीनिंग a person with specialized skill, knowledge, training and professional education renders services and in return receives fees, it is called a profession. It means what? कोई भी person अगर उसने स्पेशलाइज नॉलेज गेन किया है, उसके पास स्पेशलाइज स्किल है, उसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है और उसने प्रोफेशनल एजुकेशन गेन किया है और वो फिर सर्विस प्रोवाइड करता है और उसके बदले में फ़ीस चार्ज करता है, तो उसे हम कहेंगे प्रोफेशन। फिर देखो, a professional has to obtain the membership of the respective professional association। यानी क्या, ये कोई भी पर्सन अगर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे मेंबरशिप मिलती है। कहाँ से, तो रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन से। यानी क्या, मेंबरशिप यानी क्या, अगर एलएलबी है, कोई पर्सन है अगर उसने एलएलबी क्लियर कर लिया, ठीक है, एलएलबी उसने ख़त्म कर लिया, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करने की परमिशन मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि उसको एक एग्ज़ाम क्लियर करनी होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। अगर इसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्ज़ाम क्लियर कर ली, उसके बाद उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो एसोसिएशन का वो मेंबर बन जाएगा। अगर उसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्ज़ाम क्लियर कर ली, वो वैसे ही वो
एसोसिएशन का मेंबर बन जाएगा और उसे सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा कि अब आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अब अपनी खुद की प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल बन गए हो। इसी तरह से सीए में भी होता है, यानी चार्टर अकाउंटेंट में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई पर्सन ने सीए के सारे लेवल्स क्रैक कर लिए, सारे एग्ज़ाम्स उसने पास कर दी, उसके बाद उसको मतलब कि आईसीए है, आईसीएआई है, वो उसकी एसोसिएशन है, तो वो जैसे ही कोई पर्सन ये सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर देता है वो आईसीएआई का मेंबर बन जाएगा और उसको आईसीएआई सर्टिफिकेट इश्यू करेगी कि अब आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यानी क्या, ये सारे प्रोफेशन पढ़ तो लेते हैं, उसके बाद उनको मेंबरशिप मिलनी चाहिए रिस्पेक्टिव एसोसिएशन से। फिर देखो, ही हैज़ टू ओबे द एस्टेब्लिश्ड कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एसोसिएशन। फिर उसको वो सर्टिफिकेट जैसे ही मिलता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं जो ये सारे प्रोफेशनल्स को फॉलो करने बनते हैं, उसको हम कहेंगे कोड ऑफ कंडक्ट। अगर कोई भी प्रोफेशन ये रूल्स या तो नॉर्म्स रेगुलेशंस को तोड़ता है, उसे कुछ ना कुछ पेनल्टीज चार्ज की जाती है, या तो फिर उसको कई बार उसका प्रैक्टिस करने का लाइसेंस भी छीन लिया जाता है। तो आपको कोड ऑफ कंडक्ट जो भी होते हैं रिस्पेक्टिव एसोसिएशन के, हर एक प्रोफेशनल के एसोसिएशन होती है, उन सब के रूल्स कोड ऑफ कंडक्ट अलग अलग होते हैं, उस हिसाब से उनको फॉलो करने के बनते हैं। अगर फॉलो ना हो तो फिर उनको कोई ना कोई रकम चुकानी पड़ती है, कीमत चुकानी पड़ती है, यानी पेनल्टीज चार्ज करो, या तो फिर कोई ना कोई उनको पनिशमेंट मिलेगी, या तो उनका लाइसेंस भी छीन लिया जाएगा। तो देखो एग्जाम्पल, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज़ टू हैव प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ सीए एंड हैज़ टू बिकम अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। डॉक्टर, लॉयर, सॉलिसिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एट्सेट्रा प्रोफेशनल पर्सन्स। यानी क्या, सीए जो है, यानी कोई भी पर्सन जैसे ही सीए के एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर देता है, सारे एग्ज़ाम्स को वो क्रैक कर देता है, उसके बाद उसको रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन का वो उसको मेंबरशिप मिल जाएगी और उसको उस हिसाब से कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने के बनते हैं। उस हिसाब से सीए में ही सिर्फ नहीं, डॉक्टर, लॉयर, सॉलिसिटर सब में सेम ही चीज़ लागू होती है। यानी सबको अपने खुद की जो भी इंडिपेंडेंट एसोसिएशंस होती है, रिस्पेक्टिव एसोसिएशन होती है, वो सबको उनका मेंबर बनना पड़ता है और उनके कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। फिर देखो, प्रोफेशनल स्किल कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट। अरे प्रोफेशनल स्किल होती है ना, वो कई बार कोई पर्सन उसको जॉब की तरह भी अपनी जॉब करते हैं, जॉब में उसको यूज़ करते हैं। Example, when a doctor accepts to render services in a hospital in return of salary, it is called employment. अगर कोई डॉक्टर है जिसने प्रोफेशनल कोर्स किया है, वो प्रोफेशनल है, पर वो अपनी खुद की प्रैक्टिस नहीं कर रहा और कोई हॉस्पिटल में वो जॉब कर रहा है और अपना नॉलेज का यूज़ करता है, पर बदले में उसको क्या मिलेगा, इधर फीस नहीं मिलेगी, उसको सैलरी मिलती है, तो उसको कहा जाएगा एम्प्लॉयमेंट। तो ये चीज़ है स्टूडेंट्स। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट वन, प्रोफेशनल हैज़ टू ऑब्टेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। कोई भी प्रोफेशनल को क्या करना पड़ता है, तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करना पड़ता है, स्किल एक्वायर करनी पड़ती है और प्रोफेशनल एजुकेशन भी करना पड़ता है। फिर सेकंड, ही चार्जेस फीस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। उसके बदले में वो क्या चार्ज करता है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके रिटर्न में वो क्या करता है, तो फीस लेता है। However, the standard of fees varies as per his skill, knowledge and experience. इधर एक पॉइंट नोट करो कि अब इसमें क्या है, तो ध्यान से सुनो कि जो फ़ीस का जो भी रेशियो होता है ना, फ़ीस की जो मात्रा होती है वो हर एक डॉक्टर की एक जैसी नहीं होती, वो अलग अलग रहती है। क्यों अलग अलग होती है? क्योंकि उनकी स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस के वजह से। कोई डॉक्टर है जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उसकी फ़ीस ऑब्वियस है ज़्यादा रहेगी।
और उसी हिसाब से अर्बन और रूरल एरिया में भी डिफरेंट रहता है। अर्बन एरिया होती है उधर फीस डॉक्टर्स की ज़्यादा होती है। अगर कोई आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है कोई सिटी एरिया में तो उसकी फ़ीस ज़्यादा रहेगी, उसके 500-600 के आसपास रहेगी। और अगर विलेज है कोई छोटा सा गांव जैसा है तो उसमें उसकी 300-400 जैसी रहती है। तो कोई भी डॉक्टर की फ़ीस एक जैसी रहती नहीं है, अलग अलग रहती है। कोई होगा कि जिसने सिर्फ MBBS किया होगा, कोई डॉक्टर होगा जिसने उसमें MD किया होगा, ठीक है। स्पेशलिस्ट होते हैं ज़्यादा, तो उस हिसाब से उनके स्किल नॉलेज और एक्सपीरियंसेस के हिसाब से सबकी फ़ीस डिफरेंट होती है। फिर थर्ड, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्रोफेशन इज़ टू रेंडर सर्विस। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोफेशनल का? तो सर्विस प्रोवाइड करना। फोर्थ, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी फॉर अर्निंग। फिर ये क्या है? तो एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है अर्निंग की, यानी इंडिपेंडेंट मीनिंग यानी क्या? स्वतंत्र, ठीक है। ये अगर इन सबको सर्टिफिकेट्स मिले होते हैं तो वो सब इंडिपेंडेंट है। इनको ये सब अगर चाहे तो किसी के, अगर ये लोग चाहे तभी किसी के अंडर में काम करेंगे, अदरवाइज़ ये सब लोग इंडिपेंडेंट है, उनको किसी के नीचे काम करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर है तो अपने पे खुद के हॉस्पिटल ओपन कर सकता है, ठीक है, उसको किसी के अंडर में काम करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर वो उसकी खुद की मर्ज़ी से अगर कहीं पे जॉब कर रहा है किसी के अंडर में तो ठीक है, अदरवाइज़ सब इंडिपेंडेंट होते हैं। फिर देखो फिफ्थ, the professional activity has no relation with production, but it satisfies personal and business needs. Example, a lawyer presents a case in the court on behalf of the client and in turn charges fees. इधर क्या सेम चीज़ कि कोई भी प्रोफेशनल होता है ना, उसका प्रोडक्शन के साथ कोई लेन देन नहीं होता। सिर्फ उसका काम क्या है कि भाई मेरा जो नॉलेज है वो मैं प्रोवाइड करूँ, सर्विस प्रोवाइड करूँ और सामने से फीस ले लूँ, दैट्स इट। उसको और कोई काम होता नहीं है। पर नो रिलेशन विथ प्रोडक्शन का मीनिंग क्या? कि देखो इधर आपको एग्जांपल दिया है कि लॉयर होता है ना, तो वो उसका काम क्या है कि भाई क्लाइंट कोई आया तो उसका केस के बारे में जांच पड़ताल करना और लड़ना और सामने से उसकी फ़ीस चार्ज करना, ठीक है। उसका फिर कोई रिलेशन उसके साथ नहीं है कि भाई ये क्या हो गया, ठीक है, ये क्यों ऐसा हुआ, ये क्यों ऐसा, ठीक है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि डॉक्टर, ठीक है, तो डॉक्टर क्या करेगा, पेशेंट्स आएगा तो उसको जांच करेगा उसकी और फिर फ़ीस ले लेगा, उसका उधर काम ख़त्म। फिर वो पर्सनल मतलब कि उसकी डिटेल में वो कोई पर्सनल कॉन्टेक्ट बनाने का ट्राई नहीं करेगा कि भाई आपका क्यों ऐसा हुआ, क्यों भाई आपको कैंसर हो गया, ठीक है, कोई वैसा बोलने वाला नहीं है। उसका काम सिर्फ वही है कि वो पेशेंट आया तो उसको देख ले, फ़ीस ले ले, ख़त्म करे। और वो जो भी कमाएगा, पैसे जो उसको मिले फ़ीस के ज़रिए से, तो वो उससे क्या करेगा, अपने पर्सनल नीड्स और बिजनेस नीड्स को सेटिस्फाइड करेगा। देखो फर्स्ट लाइन में दिया है, बट इट सेटिस्फाइज पर्सनल एंड बिजनेस नीड्स। उसका मीनिंग क्या कि उसने फ़ीस जो कमाई उससे उसकी जो भी पर्सनल वांट्स होगी, नीड्स होगी, उसको सेटिस्फाइड करेगा। अगर उसको गाड़ी खरीदनी है तो वो गाड़ी खरीदेगा, वो उसकी पर्सनल नीड्स आ गई, ठीक है। अगर उसको कपड़े पहनने हैं अलग अलग ब्रांड्स के तो वो उस हिसाब से खरीदेगा, शूज़ खरीदेगा, ठीक है। ये सब कुछ पर्सनल नीड्स में आ गया। फिर बिजनेस नीड्स में क्या, कि भाई बिजनेस नीड्स में अब स्टाफ अगर उसको बढ़ाना है तो अपना स्टाफ बढ़ाएगा, स्टाफ वालों की सैलरी उस हिसाब से खर्च स्पेंड करेगा अपनी कमाई से, ठीक है। ये सब कुछ आता है। सिक्स्थ, इट इज़ एसेंशियल टू ओबे द कोड ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। फिर वो कि जो भी रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन है तो उनसे उनको सर्टिफिकेट मिला तो उसके अंदर जो भी कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं वो सब कुछ उनको फॉलो करने पड़ेंगे, यानी ओबे करना पड़ेगा। वो एकदम कंपलसरी है, एसेंशियल है, ज़रूरी है। सेवेंथ, मॉनेटरी रिटर्न रिमेन्स अनसर्टेन इन प्रोफेशन। देखो 7th पॉइंट में क्या कहा कि मॉनेटरी रिटर्न्स यानी क्या, तो प्रोफेशन के लिए मॉनेटरी रिटर्न क्या है, तो फीस, ठीक है। तो उनकी जो फीस होती है वो अनसर्टेन रहती है। अनसर्टेन यानी क्या कि जो
फिक्स्ड नहीं होता, वो हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें इस साल इतनी तो हमारी फ़ीस हमें अर्न हो ही जाएगी, ठीक है। यानी डॉक्टर्स को क्या पता होता है कि इस साल कितने पेशेंट्स उसके पास आएंगे? नहीं। अगर पेशेंट्स ही अनसर्टेन है तो उसकी फ़ीस भी अनसर्टेन रहेगी, ठीक है। लॉयर को पता नहीं होता कि इस बार मुझे कितने क्लाइंट्स के केस लड़ने आएंगे, ठीक है, लड़ने पड़ेंगे, तो उसकी फ़ीस भी अनसर्टेन रहती है, फिक्स्ड नहीं होता। जैसे सैलरी फिक्स्ड होती है कि भाई साल की मेरा पैकेज है 8 लाख का, तो मुझे 8 लाख मिलने ही मिलने वाले हैं, ठीक है, हर महीने मुझे 30,000 सैलरी मिलने ही मिलने वाली है, ये फिक्स्ड होता है। पर फीस जो होती है वो फिक्स्ड होती नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करती है कि डॉक्टर के लिए वो डिपेंड करती है कि मेरे पास कितने पेशेंट्स आएंगे, लॉयर को डिपेंड करता है कि मेरे पास कितने क्लाइंट्स आएंगे केस लेके, ठीक है, उस हिसाब से। तो फीस जो होता है वो अनसर्टेन होता है, यानी नॉट फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड होता नहीं है। तो इधर हमारा प्रोफेशन ख़त्म हुआ। अब हम दूसरे टॉपिक पे यानी एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट क्या है? तो एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग होता है सिंपल वर्ड्स में जॉब, ठीक है। अगर आप कहीं पे कोई भी पर्सन कोई भी कंपनी में या तो कोई भी फर्म में जॉब कर रहा है तो उसे हम कहेंगे एम्प्लॉयमेंट, और वो सामने क्या लेता है? तो सैलरी लेता है जो फिक्स्ड होती है, जो एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, फिक्स्ड होता है, उस हिसाब से उसको सैलरी मिलती है, ठीक है। यानी बैंक है, ठीक है, कोई पर्सन है जो बैंक में जॉब करता है एज अ क्लर्क, ठीक है, तो उसकी सैलरी फिक्स्ड होती है कि भाई हर महीने मुझे 30-40 हज़ार रुपये मिलने वाला है, तो मिलने ही मिलेंगे, मंथ के लास्ट डेट तक उसको 40,000 सैलरी मिल जाएंगी, ठीक है, तो ये फिक्स्ड होता है। तो कोई भी पर्सन अगर कोई जगह पे जॉब करता है और उसके बदले में वो सैलरी लेता है तो उसे हम कहेंगे एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट यानी सिंपल वर्ड्स में जॉब। सिंपल सिर्फ उससे हम जॉब कहेंगे, और वो चाहे जॉब फिज़िकल वर्क भी हो सकता है या तो मेंटल वर्क भी होता है। यानी इंजीनियर्स होते हैं वो कोई कंपनी में जॉब करते हैं तो ज़्यादातर उनका मेंटल वर्क होता है, यानी कंप्यूटर्स में उनको दिमाग चलाने का होता है। पर कोई कंपनी ऐसी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, तो उधर अगर कोई पर्सन काम करता है एक जगह से माल को हिटाना दूसरी जगह पे दूसरे रूम में ले जाना, ट्रांसफ़र करना, ठीक है, तो ये फिज़िकल वर्क हो गया। यानी बॉक्स की पैकिंग्स करना, तो ये सब कुछ फिज़िकल वर्क में आता है। तो दोनों तरह के वर्क इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी पर्सन जॉब करेगा कहीं पे भी तो वो फिज़िकल वर्क भी हो सकता है और मेंटल वर्क भी हो सकता है, उसके सामने उसको सैलरी मिलेगी एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कौन सी दो पार्टीज़ के बीच में होता है? तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। यानी देखो इधर जो पर्सन है लेफ्ट हैंड साइड पे जो वन सिंगल पर्सन है वो जॉब प्रोवाइड कर रहा है तो उसे हम कहेंगे एम्प्लॉयर, और जो राइट हैंड साइड पे जो भी लोग हैं जो जॉब लेने के लिए आए हैं उन सबको हम कहेंगे एम्प्लॉइज़, ठीक है। तो इधर का पर्सन जो है एक सिंगल वो एम्प्लॉयर है और सामने जो भी लोग हैं वो सारे एम्प्लॉइज़ है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई मैं इधर आपके इधर जॉब करने आया हूँ तो आप मुझे कितनी सैलरी दोगे? तो ये बोलेगा ये काम के लिए मैं तुझे 8 लाख दूंगा पूरे साल के, ठीक है। तो इस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट तय किया जाता है। वो कहेगा क्या आप मुझे हर महीने की लास्ट डेट तक दे दोगे? तो एम्प्लॉयर कहेगा हाँ भाई तुझे मिल जाएगा। तो इस हिसाब से दोनों पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड होता है और उस हिसाब से आपको वो फॉलो करना पड़ता है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है ओरली नहीं रिटर्न फॉर्म में तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉयर है अगर 2 महीने हो गए पर उसने अगर आपको सैलरी नहीं दिया तो आप उसके सामने केस लड़ सकते हो, ठीक है। तो ये लीगली सही जाता है। तो चलो अब एम्प्लॉयमेंट के भी लाइन बाय लाइन देखते हैं अंदर। मीनिंग, एम्प्लॉयमेंट मीन्स जॉब। एम्प्लॉयमेंट क्या है? तो जॉब है। इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म इन रिटर्न फॉर अ फिक्स्ड सैलरी वेयर वर्क इज असाइन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल और अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यानी क्या?
अब देखो इधर सबसे पहले कहा है इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ, तो आप सबको पता ही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का अब ये तीसरा मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। तो हम वही पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ऑब्वियस चीज़ है। फिर कोई भी पर्सन एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है तो उसका मेन गोल क्या होता है, पैसा कमाना। तो पैसे वो किस तरह से कमाता है, तो इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, ठीक है। और उसको सैलरी कब मिलेगी, अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट में जिस तरह का उसको वर्क दिया गया है उस हिसाब से वो वर्क करेगा, तभी उसको सैलरी भी मिलेगी जो फिक्स्ड हुई होती है कॉन्ट्रैक्ट के वक्त। तो सिंपल चीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान जो भी दोनों पार्टीज़ ने डिसाइड किया होता है एक साइड से कि भाई मैं तुझे इतनी सैलरी दूंगा ये काम करने के लिए, तो वो सामने से बोलेगा हाँ ठीक है, फिर दोनों पार्टी साइन करती है और उस हिसाब से उनको सैलरी मिल जाती है अपने वर्क किया होता है उसके बदले में। जैसे देखो स्टूडेंट्स, अब हम हमारा न्यू टॉपिक यानी एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट यानी सिंपल चीज़ है, जॉब। सिंपल वर्ड्स में आप समझ लो कि जॉब करना। आपने आसपास भी देखा होगा, अपने सराउंडिंग्स में भी कई लोग जॉब करते हैं, कोई ना कोई कंपनीज़ के अंदर, कोई ना कोई स्कूल्स के अंदर, बैंक्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, अगर नर्सिस है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तरह की जॉब्स करते रहते हैं। तो वो जॉब्स करते हैं तो फ्री में तो करते नहीं, उसके बदले में वो क्या करते हैं, तो उसके बदले में वो कमाने के लिए तो जॉब करते हैं, तो उनको मिलती है सैलरी, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई भी पर्सन काम करता है और उसके अगेंस्ट में रिटर्न में सैलरी लेता है तो वो हो गया एम्प्लॉय, ठीक है, और उसको हम कहेंगे एम्प्लॉयमेंट। और इधर दो तरह की पार्टीज़ इन्वॉल्व होती है। कौन सी पार्टीज़, दो पार्टीज़, फर्स्ट वन एम्प्लॉयर एंड सेकंड एम्प्लॉयज़। देखो इधर स्टूडेंट्स, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें एम्प्लॉयर है जो जॉब प्रोवाइड कर रहा है, और राइट हैंड साइड में एम्प्लॉयज़ है जो जॉब लेने के लिए आए हैं या तो जॉब करने के लिए आए हैं। ये दोनों पार्टीज़ बन गई, ठीक है। अब एम्प्लॉयर जो है वो क्या करेगा, जॉब प्रोवाइड करने वाला है, और एम्प्लॉयज़ जो है वो जॉब करने वाले हैं। तो ये दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एम्प्लॉयर कहेगा कि मुझे ये काम के लिए लोग चाहिए, ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ कहेंगे हाँ भाई हमें ये काम आता है, तो फिर एम्प्लॉयर कहेगा कि मैं आपको ये काम करने के लिए इतनी सैलरी दूंगा हर महीने की लास्ट डेट को। तो एम्प्लॉयज़ ने कहा हाँ ठीक है चलेगा। तो ये इस तरह से बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज़ के बीच में। फिर दोनों पार्टीज़ इसको साइन करते हैं और फिर इनको ये कॉन्ट्रैक्ट के जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ये दोनों पार्टीज़ को फॉलो करने बनते हैं, कंपलसरी हो जाता है। अगर इसमें से कोई भी उस तरह से फॉलो नहीं करेगा तो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ली जा सकती है। जैसे अगर एम्प्लॉयर है उसने कहा है कि हर महीने की लास्ट डेट को आपको 40,000 सैलरी मिल जाएगी ये काम करने के लिए, और अगर उसने नहीं दिया तो एम्प्लॉय चाहे तो उसके सामने केस कर सकता है। और एम्प्लॉय के भी साइड से अगर देखें तो कोई एम्प्लॉय है जिसको कुछ तरह का काम करने का पहले से डिसाइडेड है और वो उस तरह से काम नहीं कर रहा, तो एम्प्लॉयर चाहे तो उसे मतलब कि जॉब से निकाल भी सकता है, या तो कोई पेनल्टी फाइन भी चार्ज कर सकता है और अपनी सैलरी से कट भी कर सकता है। तो इस तरह से होता है कॉन्ट्रैक्ट जो दोनों पार्टीज़ को फॉलो करने का बनता है। ज़्यादातर कौन सी चीज़ें डिसाइड होती है कॉन्ट्रैक्ट के वक्त, तो फर्स्ट वन सैलरी डिसाइड होती है, कौन से टाइम पे मिलेगी वो डिसाइड होता है, क्या काम करने का बनेगा वो डिसाइड होता है, ठीक है। और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो हमेशा एम्प्लॉयर के अंडर में काम करते हैं, यानी एम्प्लॉयर बन गया बॉस और एम्प्लॉयज़ उनके उधर काम करने वाले, ठीक है। तो हमेशा हुक्म किसका चलेगा भाई, तो एम्प्लॉयर का चलेगा। एम्प्लॉयर देखेगा कि मेरे उधर काम जो कर रहे हैं लोग क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में जिस हिसाब से डिसाइड हुआ है उस तरह कर रहे हैं या तो नहीं कर रहे, तो एम्प्लॉयर हमेशा इन्वेस्टिगेशन करता रहता है। तो चलो अब हम एम्प्लॉयमेंट के अंदर लाइन बाय लाइन देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट मीनिंग, एम्प्लॉयमेंट मीन्स जॉब। हाँ भाई सही है, एम्प्लॉयमेंट क्या है तो जॉब है। इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म इन रिटर्न फॉर अ फिक्स सैलरी वेयर वर्क इज असाइन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ ऑब्वियस चीज़ है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही तो पार्ट है,
यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट है, उसमें से सबसे ये लास्ट वन एम्प्लॉयमेंट, तो हम ऑब्वियसली इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। तो लोग एम्प्लॉयमेंट के अंदर काम करते हैं तो उनका मेन गोल कमाने का तो होता ही होता है, पर उनको किस तरह से उनकी कमाई होती है, तो इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, उनको सैलरी मिलती है वो जो भी काम करते हैं उसके बदले में, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया गया होता है उस तरह से। एग्जाम्पल, अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल और अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। चलो ये दोनों एग्जाम्पल को मिक्स कर लेते हैं। यानी कोई गवर्नमेंट स्कूल है और उसमें कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो फ्री में तो पढ़ाएंगे नहीं, उसके अगेंस्ट में वो क्या देंगे, सैलरी, तो वो बन गए एम्प्लॉय। फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। उसमें फर्स्ट वन, फिक्स सैलरी इज पेड एट फिक्स्ड इंटरवल्स इन रिटर्न ऑफ फिजिकल और मेंटल वर्क। यानी क्या कि जो भी फिजिकल और मेंटल वर्क कोई पर्सन करता है और उसको उसके अगेंस्ट में फिक्स सैलरी मिलती है, वो भी पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम पे, ठीक है, फिक्स समय पे उसको वो सैलरी मिल जाती है, तो उसे हम कहेंगे एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड, सर्टेन अदर बेनिफिट्स आर अवेलेबल इन एडिशन टू द सैलरी। एग्जाम्पल, मेडिकल अलाउंस, पेंशन एट्सेट्रा। सिर्फ सैलरी ही नहीं मिलती, एम्प्लॉयज़ को कई और भी ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो कौन से तरह के, तो फर्स्ट वन, मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस यानी क्या, कई कंपनीज होती है ना, वो एक मेडिकल प्रोटेक्शन देती है अपने एम्प्लॉयज़ को कि अचानक से कोई ऐसी बीमारी आ जाए तो एम्प्लॉयज़ कम से कम वो उसका मतलब कि प्री यानी जो नॉमिनल जो एक्सपेंसेस होते हैं वो स्पेंड कर सके, तो उतना वो लोग उनको अलाउंस दे देते हैं। वो चाहे तो फिक्स्ड रेट पे होता है, यानी हर महीने उनको 1,000 रुपये देना, ऐसे फिक्स्ड भी होता है, और कई कंपनीज परसेंटेज वाइज रखती है, यानी सैलरी जितनी होती है उसके 10% मेडिकल अलाउंस देती है। तो हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। फिर पेंशन, पेंशन यानी क्या, गवर्नमेंट जिसकी जॉब होती है ना, उनकी पेंशन सुविधा एकदम बेस्ट होती है। आपने आसपास कई ऐसे दादा दादी देखे होंगे जिनको अभी पेंशन मिलता होता है, हर महीने की फिक्स डेट पे उनको पेंशन मिल ही जाता है। उनकी लाइफ टाइम तो उन्होंने इनकम अर्न किया ही होता है, पर ये आफ्टर रिटायरमेंट की सुविधा है। फिर देखो थर्ड, टू परफॉर्म द असाइन वर्क एज पर द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर। फिर जैसे मैंने कहा कि एम्प्लॉयज़ को हमेशा एम्प्लॉयर के अंडर में काम करना पड़ता है, उनकी नज़र के नीचे, तो एम्प्लॉयर क्या देखेगा, वो हमेशा देखता रहेगा कि क्या एम्प्लॉयज़ उनको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट में जिस तरह से उनको काम सौंपा है, क्या उस हिसाब से वो लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो वो पूरे दिन उनके ऊपर नज़र देखते रखते हैं। फोर्थ, क्वालिफिकेशन, working hours, retirement benefits after retirement etc. of the employee are predetermined. क्वालिफिकेशन यानी कॉन्ट्रैक्ट के वक्त कोई भी पर्सन अगर आपके उधर जॉब करने आता है तो वो अपना क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, कि भाई मैंने बीकॉम किया है या तो मैंने बीएससी किया है, तो उसने जो भी पढ़ाई की होगी उस तरह उसको जॉब मिलेगी। अच्छी पढ़ाई होगी तो उसको बेहतर जॉब मिलेगी, बेहतर पोजीशन पे। उसकी अगर ग्रेजुएशन किया होगा सिर्फ तो उसको इस हिसाब से जॉब मिलेगा। फिर वर्किंग आवर्स भी तय किए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं कि आपको इतने घंटे काम करना पड़ेगा, या तो नाइट शिफ्ट में करना पड़ेगा, मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है, आफ्टरनून शिफ्ट, अलग अलग होता है हर जगह पे। फिर रिटायरमेंट, यानी अगर आप रिटायर्ड हो रहे हो कोई भी इंस्टीट्यूशन से, तो रिटायरमेंट के वक्त आपको जो भी चीज़ें मिलती है वो जैसे कि प्रोविडेंट फंड होता है, कि आपने पूरी अपनी लाइफ टाइम जितनी भी आपने सैलरी अर्न किया होता है उसमें से कुछ परसेंटेज हिस्सा प्रोविडेंट फंड में सेव किया जाता है। वो सारा सेविंग आपको इकट्ठा जब आप रिटायर होते हो तब आपको मिलता है। तो रिटायरमेंट के वक्त इस तरह के कई बेनिफिट्स मिलते हैं। फिर फोर्थ वन, बेनिफिट्स आफ्टर रिटायरमेंट, यानी रिटायर्ड आप हो जाओ उसके बाद आपको जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो, तो उसका बेस्ट एग्जांपल है पेंशन एट्सेट्रा ऑफ द एम्प्लॉयर प्रीडिटरमाइंड। और ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के वक्त डिसाइड की जाती है, यानी पहले से तय की जाती है।
फिफ्थ, एम्प्लॉयमेंट इज़ ए डिपेंडेंट एक्टिविटी। अब एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं है, कैसी है, तो डिपेंडेंट एक्टिविटी है। अब सोचो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी कौन सी थी, हमने अभी अभी पढ़ा था, तो प्रोफेशन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी में आता है और डिपेंडेंट एक्टिविटी में एम्प्लॉयमेंट आता है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज़ को हमेशा डिपेंडेंट रहना पड़ता है एम्प्लॉयर के ऊपर। इंडिपेंडेंट एक्टिविटी प्रोफेशन क्यों है? क्योंकि उसको सर्टिफिकेट मिला होता है, वो चाहे तो अपनी खुद की अलग से इंडिपेंडेंट वे में प्रैक्टिस कर सकता है। सिक्स्थ, बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आर बाउंड टू फॉलो द रूल्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। ये तो मेन है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉय हो, दोनों को कॉन्ट्रैक्ट में जो भी रूल्स उन्होंने डिसाइड किए हैं वो उनको फॉलो करने ही पड़ेंगे। सेवेंथ, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ टू बी मेड बाय द एम्प्लॉय। फिर जो एम्प्लॉय होता है उसको कोई भी 1 रुपये का भी उसको इन्वेस्टमेंट करने का होता नहीं है, जैसे प्रोफेशन में करना पड़ता है। कोई डॉक्टर है, अगर वो अपने प्रैक्टिस करता है तो उसको हॉस्पिटल बनानी पड़ेगी, तो उसके बहुत सारे पैसे उसको लगाने पड़ेंगे, इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। पर एम्प्लॉय है, वो तो कहीं पे जॉब करने जाता है तो उसको 1 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता नहीं है। तो इधर हमारा एम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म हो गया। तो आज हमने 2 टॉपिक्स पढ़े, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंस देखेंगे कि क्या क्या उनमें डिफरेंसेस है। ओके स्टूडेंट्स, तो इधर तक रखते हैं। बाय एवरीवन।